Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss JNAS and the Medical University MDCAT Past Paper MCQs of 2011 Chemistry portion. So आज की वीडियो में हम 2011 केमिस्ट्री पोर्शन सॉल्व करेंगे। लिहाजा जो हमारी पिछली वीडियोस थी उनमें डिफरेंट पोर्शंस हमने अपलोड कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पे प्रेजेंट है। अगर आप चाहें तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें। तो आज का अपने टास्क की जानिब चलते हैं। 2011 का पास्ट पेपर हमारे पास आ गया, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के एमसीक्यू से। 100 क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके लिए कौन सी बात सही है। देखिए, एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं ना, याद रखें प्रॉपर चीज़ कि एमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं ना, वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। उनके पास सब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के साथ ऑल डायरेक्शंस, मतलब सेम यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई, या फर्दर वन जितने भी है ना, वो सबके पास सेम वैल्यूज़ होती है हर डायरेक्शन में, और उनकी प्रॉपर्टी सेम मेजर की जाती है। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। एमॉर्फस सॉलिड्स दे आर आइसोट्रोपिक। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है ना, वो सही है। जिस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सारे ऑप्शंस पढ़ रही हूँ क्योंकि ये विजिबल नहीं है सही से। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है कि फैराडे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, फैराडे ने तो बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है। उसके बाद क्रूक्स टू एक्सपेरिमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम। बिल्कुल सही बात है, पहले इलेक्ट्रॉन जाहिर हुए थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों जाहिर हुए थे एटम्स में। रेडियो एक्टिविटी कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद चैडविक एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी सही बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ए बी सी डी चारों ऑप्शन हमारे सही है। तो हमारा ई ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ दीज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो फुल ऑप्शंस को देखना पहले, उसके बाद टिक करना बेस्ट चॉइस क्वेश्चन को। सो ई। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना और माइंड में छाप लेना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज स्टेड बाय। ये किसकी प्रिंसिपल है, ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। सबको पढ़ना है, इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट। किसके पास जीरो डायपोल मोमेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास जीरो है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास जीरो है, क्लोरीन के पास जीरो है, बेंजीन के पास जीरो है। मतलब ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर आपको डायपोल मोमेंट नहीं निकालना आता तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या तो मैं ट्रिक अपलोड कर दूंगी या तो फुल प्रोसेस में समझाना स्टार्ट करूंगी, ताकि आपको डायपोल मोमेंट आसानी से निकालना आ जाए। सो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है। इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इज टेकन एज द एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड फ्रॉम फ्री एटम्स। बिल्कुल सही बात है। इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की ताकत और उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना भी बॉन्ड एनर्जी में ही माना जाता है। तो ये तीनों बातें एक दूसरे से मुत्तफक हैं, तीनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसलिए हज़र से हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ई बनेगा। सारे ऑप्शंस को देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, तो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, समझना गौर से। इन द मैटर इज गिवन द सिस्टम अ कंडीशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन द वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विल बिकम। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स के पास 2 जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मास पे, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के साथ। ठीक है जी। तो अगर आप 2 हिस्सों में किसी चीज़ को तकसीम कर रहे हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी, और अगर आप 2 चीज़ों को तकसीम कर रहे हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। क्यों हाफ हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में। अच्छा,
अगर होता इंटेंसिव प्रॉपर्टी और उसको भी डिवाइड किया होता 2 इक्वल पार्ट्स में, तो आपकी जो वैल्यूज़ है ना वो सेम रहती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोल रहा है और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से भी ऑप्शन करेक्ट है। समझना क्वेश्चन को, ठीक है ना। उसके बाद द मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आर गिवन आउट इन अ केमिकल रिएक्शन इज रिफर्ड एज, सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन दी गई है। आई होप सो आपको आ रही होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सो 50 ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कौन से पीरियड में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सादा सा क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होते हैं पीरियड 1 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। सिंपल से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं सब कॉम्प्लिकेशंस वाले आते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये इज करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ हमारे पास ये जो MCQ आया है ना, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन इट। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो पहले नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं और उसके बाद इसका आंसर मालूम हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर पहले इक्वेशन सेट कर ली हमने, लाइमस्टोन CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइमस्टोन का वेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट क्या होता है 100। उसके बाद CaO का वेट क्या होता है 56। CO2 का क्या वेट होता है 44। और क्वेश्चन में था 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, मतलब 100 का चौथा ऐसा हो गया, 25 का चौथा ऐसा हुआ ना 100 का। तो क्या होगा 44 का भी हम चौथा ऐसा कर देंगे, तो 44 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 11 ग्राम्स, ठीक है जी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा समझें इसको कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। Child's balloon has volume 3.80 decimeter cube and temperature is 35 degrees centigrade. If the is put in the refrigerator and cooled to 5 degrees centigrade, the approximate volume of the balloon is assumed pressure inside the balloon is equal to atmospheric pressure. तो यहाँ पे कोई ना कोई लॉ लगेगा। ये आपके पास सॉल्यूशन मैंने दे दिया। करेक्ट ऑप्शन बी था, लेकिन सॉल्यूशन इस स्लाइड पे हम देखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन के बिना आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारे पास 35 डिग्री था, उसके बाद टेम्परेचर 2 जो था 5 डिग्री था, वॉल्यूम गिवन था क्वेश्चन में V2 हमको मालूम करना था। टेम्परेचर जो था उसमें 273 जब ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाने के बाद आपके पास वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना वो लगेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया V1 डिवाइड बाई T1, V2 डिवाइड बाई T2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें। V2 आपको डिस्टिंग्विश करना था, मालूम करना था। V2 को आपने निकाल दिया, 3.8 मल्टीप्लाई 278 डिवाइड बाई 308। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या बोल रहा है, इन अ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है, व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, the concentration of A is equal to B is equal to 4 moles decimeter cube, C is 6 mole decimeter cube, the equilibrium constant Kc of the reaction, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है 2.25, लेकिन हम इसका सॉल्व देखेंगे। सॉल्व के बिना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलते हैं अपने सॉल्व की जानिब। तो यहाँ पे आ गया A प्लस बी इज इक्वल टू C। Kc की वैल्यू मालूम करने के लिए Kc की इक्वेशन राइट डाउन करें। जब आप Kc की इक्वेशन राइट डाउन करेंगे तो 36 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था C का स्क्वायर करना था। C वाले का स्क्वायर करेंगे 36, 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे 2.25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज ग्रेटर देन X, देन। तो क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब आप ये पढ़ेंगे ना सारा चैप्टर तो आपको समझ आ जाएगा। द रिएक्शन विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। फुल इसके पोस्टुलेट्स पढ़ने पड़ेंगे आप, तभी आपको ये बात समझ आएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने अच्छा जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन Na2CO3। इसका एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसका जो एक्वस सॉल्यूशन इतना है ना, इसकी जो नेचर होती है ना वो होती है अल्कलाइन नेचर, मतलब ये अल्कलाइन प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए इसको हम अल्कलाइन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, ऑक्सीडेशन नंबर ये जो है इस कंपाउंड का क्या होगा नाइट्रोजन की बुनियाद पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। लेकिन चलते हैं हमने किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ये आप देख लें। यहाँ पे मैंने सॉल्व दे दिया है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी
एन की वैल्यू आ जाएगी, वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कौन सा होता है? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है सेकंड वाला ऑप्शन, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स। जब आप ये पढ़ेंगे ना समझ आ जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आर। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बेंजीन के कौन कौन से होते हैं? एक होता है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। ठीक है, ये जो होते हैं ना सारे रिएक्शंस बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक के थ्रू करता है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि उसके न्यूक्लियोफाइल हर रिएक्शन के अलग अलग होते हैं, डिफरेंट जगह पे वो एक्ट करते हैं। पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन वाला है ना वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो सब रिएक्शंस है ना ये सब फॉलो करता है बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? हमारा ई ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सब रिएक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। उसके बाद OR इज ए न्यूक्लियोफाइल। OR किसका न्यूक्लियोफाइल है? तो ये होता है ईथर्स का। लफ्ज़ों पर गौर करना, ईस्टर्स और ईथर्स पे कंफ्यूज नहीं होना, ईथर्स मैं बोल रही हूँ, डी इज करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद डैश फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो प्राइमरी अल्कोहल की बात की जाए तो उससे हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राइमरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिएक्शन बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ डैश विथ फॉर्मल्डिहाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। मीडियम भी याद रखना, कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। घुमा फिरा के क्वेश्चन तो देता ही देता है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम की बात की जा रही है, तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मल्डिहाइड वाला जो है ना ऑप्शन वो करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट MCQ की जानिब चलते हैं। अच्छा जी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिथाइल अल्कोहल? सादा सी सिंध टेक्स्ट बुक की पॉइंट ईजीएस्ट वे में लिख दी है इन्होंने। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मिथाइल अल्कोहल की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है? 0.796815 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, थिन लिक्विड होता है, वोलेटाइल होता है, कलरलेस होता है। ए ऑप्शन में सब चीज़ें आ रही हैं ना, दूसरी चीज़ों को तो पढ़े ही नहीं, ए वाले ही सब चीज़ें करेक्ट है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। एन ईस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ईस्टर कब बनता है? जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ आप अल्कोहल मिला दें तो आपके पास क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। ठीक है ना, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, which of the following acids is used for itching of the glass? ये थेरेटिकल पॉइंट है और इसमें जो है ना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ होता है। लास्ट वाले चैप्टर्स में ये पॉइंट लिखी हुई है STB में। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सर्टेन केमिकल रिएक्शन फॉलोज द फॉलोइंग रेट लॉ। यहाँ पे रेट की वैल्यू दी गई है, ऑर्डर बताना है आपको, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखें बी के ऊपर कौन सी वैल्यू है? 2 सेकंड, मतलब उसके बाद ए के ऊपर कौन सी वैल्यू जाहिर नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअली 1 तो होगा ही होगा। सो 1 + 2 = 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ए से मालूम करते हैं, ए के पास 1, बी के पास 2, तो हमारे पास 3 ऑर्डर रिएक्शन आ गया। तो उस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ को देखना है, उसके ऊपर रिएक्टेंट की वैल्यूज़ को देखते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। प्रोडक्ट्स की मत देखना, सिर्फ रिएक्टेंट्स की देखना। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। हाइड्राइड विच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल और कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। जो मेटल्स के हिसाब से होते हैं ना, अल्कली मेटल्स के हिसाब से, उनको हम आयोनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है जी, सबकी डिटेल बुक में गिवन है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बाज़ बच्चों ने क्या करा था? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, लेकिन आप याद रख लें, हाँ जी, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकिंग सोडा को बोलते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सही है। मतलब जो इनकी की है ना उसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। बेकिंग सोडा के 2 नाम होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो यहाँ पे बी और सी। अच्छा जी, तो क्या है क्वेश्चन? व्हेन जिप्सम इज हीटेड, जब जिप्सम को हीट करेंगे आप, जिप्सम
उसके बाद उसको 100 डिग्री पे हीट करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं 373 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज करें जस्ट। इट लॉसेज सम अमाउंट ऑफ वाटर, ये सम अमाउंट ऑफ वाटर जब लॉस करेगा उस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब ये लॉस करेगा तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है उसको कंप्लीट करना है। एल्यूमिनियम के साथ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट है, याद रखना। उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, लेकिन इसको घर में खुद राइट डाउन करना, सॉल्व करना, इक्वेशन को उसका प्रोडक्ट खुद निकालना। मैं इसका सॉल्व नहीं दे रही, इजी है ना, तभी नहीं दे रही, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, लिहाजा आप इसको घर में खुद सॉल्व करेंगे। लिहाजा याद रखना, डाइल्यूट यूज़ करना, ऐसा नहीं कंसंट्रेटेड कर दो। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बातें हैं हम। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्कुल वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, मतलब पानी को बाहर निकालता है अपनी बॉडी में, सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मतलब ये जो चारों ऑप्शन हैं करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ई ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन, तो इज करेक्ट ऑप्शन। बेंजीन किस चीज़ों से बनता है, बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बेंजीन बनता है पेट्रोलियम से, फ्रॉम कोल, फ्रॉम एसिटिलाइन, फ्रॉम फिनोल, सब चीज़ों से बनता है। बिल्कुल केक ऑफ पीस जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट था हमारा। इसमें भी सादे सादे से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे उस वक्त, प्रैक्टिस होनी चाहिए। द इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर ले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो सी बनेगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाई है आपको, आप समझ लेना खुद। आयरन का एटॉमिक मास कितना, नंबर कितना होता है, 20/6। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। आयोपिक नॉमेक्लेचर, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका आयोपिक नेम। अच्छा, आयोपिक नेम की ना फुल प्रैक्टिस करना, फुल ऑन प्रैक्टिस करना। मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, फिर वो साइकिल में पूछ लेगा IUPAC या किस तरह से पूछता है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Thank you for watching this video.